हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चैप्टर नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका एक डिटेल अच्छा रिवीजन वीडियो जिसके अंदर आपके काफी काफी कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से लिंक भी हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये आपका रिवीजन वीडियो आपके लिए। दोस्तों, ये आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें पहले से लिखी है यहाँ पर। अगर आपको लिखना होगा ये सब चीजों को तो आप पॉज करके बाद में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिवीजन जो यहां पर लिए जाएंगे ये विद एलडीआर लिए जाएंगे। लास्ट डे रिवीजन के बेसिस पर आपको कौन सा पार्ट करना है खुद के बलबूते पर, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। एट द सेम टाइम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको उन सभी एलडीआर के जो अपलोडेड लेक्चर्स है उसके लिंक भी मिल जाएगी। ओके, ताकि आपका ये जो एक रिवीजन वीडियो है इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। जो भी एलडीआर बोल रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी सब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। विदाउट एनी वरी हम लोग एफएम में बहुत अच्छा स्कोर करके लाएंगे दोस्तों। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस जमे रहिए इस पूरे प्रोसेस में और बिल्कुल हार माननी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है थ्योरीज। थ्योरीज के अंदर हम 4 थ्योरीज कवर करने वाले। सबसे पहला थ्योरी का नाम है एनआई अप्रोच। इस एनआई अप्रोच का एलडीआर क्वेश्चन यहीं पर लिख लेंगे हम लोग। नेट इनकम अप्रोच का एलडीआर क्वेश्चन आपको रेफर करना है। देखिए यहां पर 2 कलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, एक ब्लू रहेगा और एक ग्रीन रहेगा। अगर मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं मतलब आपके रेगुलर नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से, और अगर मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं मतलब आपके एफएम क्वेश्चनर बुक के क्वेश्चन से। एंड डोंट वरी एट ऑल, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो उसमें सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो ये वीडियो का फायदा उठा सकते हैं और ये जो एलडीआर है वो हमारे साथ आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले लिखा है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के लिए सर आप कौन सा क्वेश्चन जो है एलडीआर के लिए देने वाले हो? कौन से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच के लिए आप रेफर कर सकते हो अपने रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17। मैंने ग्रीन में लिखा है मतलब आप समझ जाइए रेगुलर नोट्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आवर रेगुलर नोट्स ये आप रेफर कर सकते हो एज एलडीआर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 रेफर करना है। रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप रेफर करोगे तो आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आपको कवर करना है तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है अपने रेगुलर नोट्स का ये रहेगा आपका एलडीआर क्वेश्चन फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच। यस गाइस, एंड आपका जो एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स एंड विथ टैक्स, ये 2 पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। तो मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन दूंगा विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स दोनों के लिए, एज वेल एज सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी मैं आपको मेंशन करके दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेगुलर नोट्स के अलावा जो आपका एफएम क्वेश्चनर बुक है उसके क्वेश्चंस यहां पे मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, मतलब वो एफएम क्वेश्चनर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 4 क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लोगे तो आपका एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है एमएम अप्रोच विद टैक्स के विदाउट टैक्स के अंदर कुछ चीजें थी, जैसे कि मैं आपको यहां पर मेंशन करके बता देता हूं कि क्या क्या चीजें थी। डोंट वरी, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले। मैं आपको अभी एलडीआर मार्क कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिख कर एलडीआर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपके विदाउट टैक्स के अंदर आप एक और क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20। ये 20th क्वेश्चन जो है, ये 20th क्वेश्चन बिल्कुल आप रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर आपका एमएम अप्रोच विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स दोनों कवर हो सकता है। तो आई विल राइट द सेम क्वेश्चन हियर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 20 एज योर एलडीआर फॉर विथ टैक्स आल्सो। तो विदाउट टैक्स विथ टैक्स हो आपको क्वेश्चन नंबर 20 रेफर करना है, जिससे ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगी अच्छे से, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 विदाउट टैक्स के लिए आपको रेफर करना होगा। एंड दोस्तों, इसके अलावा अब विदाउट टैक्स के अंदर क्या आता है, उसके अंदर एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 नाम का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चनर बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको विदाउट टैक्स के लिए रेफर करना है। इसमें आपको अब वो फॉर्मूला कवर होगा जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो के इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD इनटू डेट अपॉन इक्विटी। ये जो क्वेश्चन है
ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ क्वेश्चनियर बुक विल गिव यू वेरी डिटेल आइडिया कि आपका ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके सभी थ्योरीज को कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर के अगले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ एलडीआर मार्क करना होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एलडीआर मार्क करके अपने अगले पार्ट ऑफ रिवीजन पे आ जाइए। ठीक है, पूरा एंड तक देखिए दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को अगर आप कंप्लीट करते हो ना तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग आता है। पेशेंस लेवल ही है जो आपके कोर्स में आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 को कॉन्कर करने के लिए आज की वीडियो को अंत तक देखना है विद पेशेंस एंड लिखना भी है साथ साथ में। ओके, चलो नेट इनकम अप्रोच दोस्तों, आप सभी को पता है नेट इनकम अप्रोच के कुछ बेसिक अजम्पशंस थे, कुछ बेसिक लॉजिक थे। ओके, जैसे कि डायग्राम डेट इक्विटी मिक्स आपके एक्स एक्सिस पर है, आपके वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इफ यू रिमेंबर जीरो लेवल पर क्या था, तो जीरो लेवल पर दोस्तों डेट 0 था एंड इक्विटी जो है वो 100% था। मतलब ऑल इक्विटी कंपनी अगर रहेगा तो ओरिजिन पॉइंट पे रहेगा। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ेंगे इस तरफ, तो इसका मतलब हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं एंड इक्विटी के प्रोपोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ाकर इक्विटी के प्रोपोर्शन को हम कम कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों एनआई अप्रोच ने अज्यूम किया था कि केडी विल रिमेन कांस्टेंट नीचे की तरफ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी कम होता है, एंड ऊपर के विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट बट ऊपर की तरफ, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कभी भी कॉस्ट ऑफ डेट के मुकाबले ज्यादा होता है। एंड दोस्तों आपका केओ कहां से शुरू होगा, ऑफकोर्स सीधी बात है, केओ जो स्टार्ट होगा वो केई से होगा। क्यों सर, क्योंकि हम 100% इक्विटी फर्म है स्टार्टिंग में, और जैसे से हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं हम डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हैं। दोस्तों डेट को जब बढ़ाते हो आप तो आपका सस्ता कैपिटल ऐड हो रहा है, बिकॉज केडी जो है वो कम है, और इक्विटी को अगर आप कम कर रहे हो इसका मतलब आप महंगे कैपिटल को कम कर कर सस्ता कैपिटल ऐड कर रहे हो। ऑटोमेटिकली आपके ओवरऑल पैसों का कॉस्ट, जिसको हम केओ बुलाते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड आपका जो केओ है वो इस तरीके से नीचे आते रहेगा। राइट, तो दोस्तों इस थ्योरी में क्या चेंज हो रहा है, केओ चेंज हो रहा है। तो आपके स्टेप्स में आपका जो स्टेप्स रहेगा उसमें लास्ट स्टेप जो है वो क्या आएगा, इज फाइंडिंग केओ, इज फाइंडिंग केओ। ओके, चलो स्टेप्स डिजाइन करते, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एक बार डिसाइड कर लेते। सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है ईबीआईटी रहेगा। क्यों ईबीआईटी रहेगा, बिकॉज आप डेट इक्विटी मिक्स जब चेंज करते हो तो आपका ऑपरेटिंग पार्ट चेंज नहीं होता। इसका मतलब आंसर की शुरुआत जो है वो ईबीआईटी से होगी। ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेप में आएंगे ईबीटी और एनआई पर। अरे सर ईबीटी को ही एनआई बुला लिया सर, बिकॉज देर आर नो टैक्सेस एंड देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, देर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। तो अगर प्रेफरेंस ही नहीं इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जाने वाला है, और टैक्स भी नहीं है इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ टैक्स भी नहीं होने वाला है। तो आपका जो ईबीटी है वो बिलोंग करेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो आपका ईबीटी को हम एनआई बुला रहे और इसके लिए हम बोलेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट। करेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड स्टेप। आपका थर्ड स्टेप जो है वो देखना होगा आपको कि एनआई किसको बिलोंग करता है। तो एनआई बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, जिसके लिए हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू एनआई बाय के, एनआई बाय के। बट इसका लॉजिक क्या है सर, इसका लॉजिक ना हम स्टेप 4 से देखेंगे। स्टेप 4 पे आइए दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं यहां पर, जिसको हम डी बोलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। ये क्यों सर, बिकॉज अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हो, केडी निकाल रहे हो सपोज आप, तो आप कैसे, ये चलो एक काम करते हैं, आपका इंटरेस्ट अमाउंट आप कैसे निकालते हो बता दीजिए। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हो सर, इज वेरी सिंपल सर, जितना भी डेट रहेगा उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट कर लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंटरेस्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट करोगे, आपका कॉस्ट केडी कर दोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, डेट इंटू केडी कर लोगे इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। करेक्ट, तो दोस्तों इसी को मॉडिफाई करके हमने डेट इज इक्वल टू बना दिया, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी हो जाएगा ना फिर वो। यस, तो दोस्तों इसी तरीके से आपका ये जो स्टेप 4 है वो आ गया, और स्टेप 4 से स्टेप 3 आ जाता है दोस्तों, क्योंकि नीचे डेट था तो केडी लिया डिनोमिनेटर में, ऊपर इक्विटी है तो ऑब्वियसली के लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। नीचे डेट था इसलिए न्यूमरेटर में हमने इंटरेस्ट लिया, बिकॉज वी पे इंटरेस्ट टू डेट होल्डर्स। सेम लाइक दिस यू पे एनआई, दैट इज इक्विटी शेयरहोल्डर्स, यू पे डिविडेंड, एंड हियर द assumption was all earnings are distributed as dividend.
तो ऑब्वियसली इक्विटी वालों को क्या पे हो रहा है, तो पूरा एनआई पे हो रहा है। तो स्टेप 3 का लॉजिक स्टेप 4 से आया, स्टेप 4 का लॉजिक इस फॉर्मूले से आया। अब आपके पास 5th स्टेप रहेगा वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। बट वैल्यू ऑफ फर्म आएगा कैसे? वैल्यू ऑफ फर्म को वी बुलाते हैं एंड वी इज नथिंग बट एस प्लस डी। जो भी आपका 3rd स्टेप है और 4th स्टेप है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 5th स्टेप आ जाएगा। पूरे फर्म की वैल्यू कैसे आएगी? इज नथिंग बट दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, दोनों के मार्केट वैल्यूज को अगर आप जोड़ दोगे तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी, राइट? क्योंकि सर फर्म के पास कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को अगर जोड़ देंगे तो पूरे फर्म की वैल्यू आ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ लास्ट स्टेप, फाइंडिंग योर KO. How to find your overall cost of capital is very simple. EBIT by V into 100. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका रहेगा EBIT by V into 100 बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ओवरऑल सोर्सेस में दो ही सोर्सेस है आपके पास, दोनों सोर्सेस को डिनोमिनेटर में डाल दो और दोनों के कॉस्ट को न्यूमरेटर में डालेंगे। आपके पास इक्विटी का कॉस्ट रहेगा EBT एंड डेट का कॉस्ट रहेगा इंटरेस्ट, बिकॉज वी पे EBT टू इक्विटी होल्डर्स एंड वी पे इंटरेस्ट टू डेट होल्डर्स। सो ऊपर EBT प्लस आई EBIT बन गया, नीचे S प्लस D मतलब V बन गया, एंड लास्ट में इंटू 100 कर रहे बिकॉज ये परसेंटेज कॉस्ट निकाला जा रहा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO जो है वो परसेंटेज में आता है, राइट दोस्तों? तो आई होप आपको NI अप्रोच एकदम अच्छे से समझ गया। अब इसकी डिटेल में प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आपको सॉल्व करना होगा अपने रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा NI अप्रोच LDR। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा NOI अप्रोच। NOI अप्रोच अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो NOI अप्रोच में नीचे KD जो है वो कांस्टेंट होता है, बट ऊपर KE जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो हम एक काम करेंगे, इंक्रीजिंग KE को इस तरीके से रेड से लिख देंगे बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग, इट्स चेंजिंग। तो KE इंक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग क्यों है सर, वो याद नहीं आ रहा है सर। इंक्रीजिंग इसलिए था दोस्तों क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि XX आप यहां पर डेट, एक्स एक्सिस पर डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो। तो जब डेट बढ़ रहा है तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, और कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। जो इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो कंपनी का कॉस्ट होता है दोस्तों। सो दैट वे whatever whenever the equity shareholders their expectation rises, obviously they will expect more returns from company, and जब कंपनी के पास से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, राइट? एंड दोस्तों इसी के साथ साथ आपका जो KO है वो कांस्टेंट रहेगा यहां पर थ्रू आउट। KO विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, बट KO क्यों कांस्टेंट रहता है? अगर मैं NOI अप्रोच के लॉजिक से बताऊं तो वो तो बोलते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टर्स और डेट इन्वेस्टर्स फर्म को देखते हैं, फर्म के डेट इक्विटी को नहीं देखते, तो इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो। एक तरफ डेट बढ़ाने से KE बढ़ रहा है तो लॉजिकली KE बढ़ने से KO बढ़ना चाहिए, राइट? बट दूसरी तरफ अगर आप डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो मतलब आप महंगा कैपिटल कम कर रहे हो और सस्ता कैपिटल ऐड कर रहे हो, तो इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन बोलता है KO बढ़ना चाहिए, सेकंड रीजन बोलता है KO घटना चाहिए। ये दोनों रीजन एक दूसरे को कॉम्प करेंगे, एग्जैक्टली कॉम्पनसेट करेंगे, और आपका KO ना बढ़ेगा ना घटेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ KO रिमेनिंग कांस्टेंट। एनीवेज वो मैटर नहीं करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो हम सिर्फ लॉजिक्स कम और यू कैन से स्टेप्स ज्यादा डिस्कस करेंगे जिससे आपका आंसर इजीली आ जाए। ओके, तो यहां पर KD कांस्टेंट है, KO कांस्टेंट है और KE इंक्रीजिंग है। तो दोस्तों इसका मतलब KD एंड KO विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू आर सपोज टू फाइंड द KE। तो आपका लास्ट स्टेप रहेगा फाइंडिंग द KE। ओके, तो KE फाइंड करने के लिए आपका पहला स्टेप, आपका दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने यहां पर देखा था। सर बट ये क्यों सेम रहेगा? फॉर द सिंपल रीजन दैट आपका ऑपरेटिंग पार्ट अभी भी कांस्टेंट है, राइट? और अभी भी कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो EBIT से आंसर शुरू होगा और EBT को ही हम NI मानेंगे। ओके, और जैसे कि यहां पर हमने बोला था कि स्टार्टिंग में डेट 0% रहता है और इक्विटी 100% रहता है, तो सेम लॉजिक विल वर्क हियर ऑल्सो। बट जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हो तो ऑब्वियसली बात है आप डेट को बढ़ाकर इक्विटी को क्या कर रहे हो, डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो। ओके, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप दोस्तों हमने ऊपर जो निकाला था वो तो KE की मदद से निकाला था,
बट यहां पर तो के गिवन नहीं रहेगा, यहां पर के चेंज हो रहा है, राइट। अगर के गिवन होता तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता, बट अगर केओ गिवन है तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा डायरेक्टली। इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ फर्म वी निकाल रहे डायरेक्टली। और वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ईबीआईटी को डिवाइडेड बाय क्यू करना पड़ेगा। ये क्या है सर, ये पिछले थ्योरी का स्टेप 6 अगर आप देखोगे, केओ इज इक्वल टू, उसी को मॉडिफाई किया है। हम यहां पर आपके लिए लिख देते हैं केओ इज इक्वल टू, पिछली थ्योरी में था ईबीआईटी बाई वी इंटू 100, इसी को मॉडिफाई करके हमने v इज इक्वल टू बना दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ईबीआईटी बाई क्यू, राइट। अब दोस्तों फोर्थ स्टेप को बदलने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू ऑफ टेट को वैसे ही रखते हैं, वैल्यू ऑफ टेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई केडी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई केडी, वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाई केडी। एंड दोस्तों इसका लॉजिक वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, अब आप सोचिए आपके पास स्टेप 3 में फर्म की वैल्यू आ गई और स्टेप 4 में डेट की वैल्यू आ गई। पूरे फर्म की वैल्यू में से अगर मैं डेट की वैल्यू निकाल दूं तो बची हुई वैल्यू किसकी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है बची हुई वैल्यू रहेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बिकॉज और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है हमारे पास। तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं, इसे एस बुलाते हैं, इज इक्वल टू P माइनस डी, बिकॉज V इज इक्वल टू एस प्लस डी होता है, V इज इक्वल टू एस प्लस डी होता है। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गया आपके पास। अब आपके पास लास्ट स्टेप आएगा, 6th स्टेप, दैट इज फाइंडिंग K। आप सोचिए आपके पास इक्विटी का वैल्यू आ चुका है, आप उसका कॉस्ट तो इजीली निकाल सकते हो। पिछले थ्योरी का 3rd स्टेप याद कीजिए, यस पिछले थ्योरी का 3rd स्टेप जो था वो आपका फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई कर कर के इज इक्वल टू बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे, NI बाई एस इंटू 100 विल गिव मी माई के, बिकॉज पिछले थ्योरी में S इज इक्वल टू था, क्या था, S इज इक्वल टू NI बाई के, NI बाई के ही था पिछले थ्योरी में, NI बाई के वॉज S, तो उसी को मॉडिफाई करके के इज इक्वल टू बना दिया हमने, तो आ गया फॉर्मूला NI अपॉन S इंटू 100। यस दोस्तों, तो ये मेरा एनओआई अप्रोच का लॉजिक था, एनओआई अप्रोच के स्टेप्स से। और दोस्तों इसको अगर आपको और डिटेल में प्रैक्टिस करनी है तो आप रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 18 रेफर कीजिए दोस्तों, एज योर LDR लास्ट डे रिवीजन, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में, एकदम अच्छे से हो जाएगा। और मेरा सजेशन है दोस्तों, जो लोग ये रिवीजन देख रहे हैं, सिर्फ देखो मत, सिर्फ सुनो मत, लिखकर प्रॉपरली करो, आगे पढ़ो। ओके, कहीं पर भी आपको लग रहा है लिखने के लिए टाइम लग रहा है, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, लिखने के लिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आप अच्छे से लिख सकते हो, फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो विदाउट देखे। जब ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 आप सॉल्व कर दोगे ना, मतलब समझ जाना आपको एनआई अप्रोच भी आ रहा है और एनओआई अप्रोच भी बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके, और अगर विदाउट देखे पूरा नहीं जमा, कुछ जगह देखना पड़ा, कोई बात नहीं, अगली बार कुछ दिनों बाद फिर से जब सॉल्व करोगे तब वापस क्वेश्चन 17, 18 सॉल्व करोगे ना, तब तो विदाउट देखे आना ही चाहिए। ओके गाइस, चलिए, तो ये था आपका एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच। देन दोस्तों कमिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये वापस से वही बात बोल रहा है कि आपके यहां पर 0% डेट है और इक्विटी 100% है। आपको याद है ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है ना डेट कांस्टेंट रहेगा ना इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट नहीं रहेगा और केडी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में अप टू अ सर्टेन लेवल बैंक विल बी कंफर्टेबल गिविंग यू लोन एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट बियॉन्ड दैट अगर आप डेट इक्विटी और बढ़ा रहे हो तो आपका केडी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। ऊपर आपका केई जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा था, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं। तो दोस्तों नीचे डेट जो है वो एक लेवल तक कांस्टेंट था, बाद में बढ़ गया, बट बढ़ा क्यों सर, बिकॉज बैंक इज नॉट कंफर्टेबल गिविंग यू मोर एंड मोर डेट, बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग इक्विटी।
क्योंकि देखो ना, आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डेट को बढ़ाकर आपकी इक्विटी का पैसा कम कर रहे हो। भाई कौन सी बैंक कंफर्टेबल रहेगी ऐसे केस में? आप इक्विटी कम से कम किए जा रहे हो, डेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, मतलब धंधा क्या बैंक के पैसों पे करना है आपको? बैंक बोलेगा भाई मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरे रिटर्न्स भी बढ़ने चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक डेट इक्विटी जहां तक 50-60% तक जा रहा है, बैंक विल बी कंफर्टेबल। बट बियॉन्ड दैट बैंक बोलेगा बॉस तुम बैंक का पैसा बहुत यूज कर रहे हो, हमारा रिस्क बढ़ रहा है और तुम्हारा रिस्क कम हो रहा है, हम नहीं चाहते ऐसा हो, और अगर ऐसा होना ही है तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। उनका रिस्क बढ़ रहा है तो उनके रिटर्न्स बढ़ेंगे। उनका रिटर्न मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा रहे, मतलब आपकी कंपनी का केडी जो है वो बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक। ओके, तो ऊपर केई बढ़ रहा है, नीचे केडी एक लेवल तक कांस्टेंट था और फिर बढ़ रहा है। अब इस थ्योरी को अगर अच्छे से समझना है तो इस थ्योरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब जरा गौर से सिर्फ फेज 1 को अगर मैं देखूं तो फेज 1 में ऊपर मुझे केई कांस्टेंट जैसे नजर आ रहा है और नीचे केडी भी कांस्टेंट जैसे नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरा फेज 1 जो है वो सेम लाइक एनआई अप्रोच दिख रहा है मुझे। फेज 1 जो है वो एनआई अप्रोच जैसा दिख रहा है। और सेकेंड फेज अगर मैं अच्छे से देखूं तो ऊपर केई बढ़ रहा है, नीचे केडी कांस्टेंट है, तो मतलब सेकेंड फेज जो है मेरा वो मुझे एनओआई अप्रोच जैसे दिख रहा है। और थर्ड फेज में तो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वो कोई अप्रोच जैसा है ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट फेज एनआई अप्रोच जैसा है, सेकेंड फेज जो है वो एनओआई अप्रोच जैसा है। अब बात करेंगे केओ के बारे में। तो अगर एनआई अप्रोच ही है तो केओ क्या हुआ था एनआई अप्रोच में? सर केओ जो है ना एनआई अप्रोच में वो नीचे 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 आ रहा था सर, बिकॉज आप डेट बढ़ाते जा रहे हो और इक्विटी को कम करते जा रहे हो, सस्ता कैपिटल ऐड हो रहा था और महंगा कैपिटल कम हो रहा था। इसकी वजह से ना दोस्तों आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेम लाइक एनआई अप्रोच। अब बात करेंगे सेकेंड फेज के बारे में, एनओआई के बारे में। तो केओ जो उधर था वो कांस्टेंट था, तो अचानक से फॉलिंग वाला जो केओ है वो कांस्टेंट ऐसे नहीं हो सकता ना। फॉलिंग वाला केओ जो है वो फॉल हो रहा था बिकॉज आपका डेट चीपर है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलते जाएगा एक लेवल तक, और उसके बाद ऊपर आपका के बढ़ रहा है, आपका के बढ़ रहा है तो केओ भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, एक लेवल तक नीचे जाएगा, ये लेवल तक, और फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो केओ कांस्टेंट कहां रहा सर? कांस्टेंट रहा इन द सेंस जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज केओ था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज केओ है। दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से वो कांस्टेंट रहेगा। बट ऐसा अचानक से फॉलिंग वाला जो केओ है वो कांस्टेंट नहीं बन सकता है, वो फर्दर फॉल होगा क्योंकि डेट का बेनिफिट मिल रहा है, बट वो धीरे धीरे वापस राइज होगा बिकॉज आपका के जो है वो बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा जब होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली केओ भी बढ़ना चालू हो जाएगा। और थर्ड स्टेज में तो सवाल ही नहीं आता, थर्ड स्टेज में तो दोनों बढ़ रहे, के एंड केडी, तो केओ तो बढ़ना ही है। नीचे केडी बढ़ रहा है, ऊपर के बढ़ रहा है, तो केओ तो बढ़ना ही है। और धीरे धीरे केओ किसकी तरफ जा रहा है आप देख रहे हो? केओ धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है? केई की तरफ जा रहा है, बिकॉज इन दोनों में से केडी एंड केई में से किसके बढ़ने की स्पीड ज्यादा है? तो केई के बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स आर रियल ओनर्स ऑफ कंपनी, देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई कंपेयर्ड टू अदर्स। तो बैंक के मुकाबले जो इक्विटी इन्वेस्टर्स के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस वजह से आपके केओ का बढ़ने का ज्यादा इंफ्लुएंस जो है वो केई से होता है। ओके गाइस, तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आ सकता है। तो इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बॉटम ऑफ केओ बोलेंगे, तो ये है आपका ऑप्टिमम पॉइंट। क्यों ऑप्टिमम पॉइंट बोला सर आपने? इसको बेस्ट पॉइंट क्यों बोला सर? बिकॉज उस लेवल पर जो डेट इक्विटी है, उस डेट इक्विटी पर आपका ओवरऑल पैसों का कॉस्ट सबसे कम आ रहा है। जब ओवरऑल पैसों का कॉस्ट सबसे कम आता है तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे ऑप्टिमम पॉइंट बिकॉज क्यू इज मिनिमम and value of firm V is maximum. Q is minimum and value of firm is maximum. तो ऐसे केस में ना दोस्तों आपकी फर्म ने वहां पर आकर रुक जाना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है
तो आप रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 16 रेफर कर लोगे, ऑटोमेटिकली काम बन जाएगा, आपको समझ जाएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ रेगुलर नोट्स, ओके, ग्रीन कलर में लिखा मतलब रेगुलर नोट्स है, राइट। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लेंगे अब एमएम अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमएम अप्रोच जो है उसमें दो पार्ट है, एक है विदाउट टैक्स 1958 में आया और एक है विद टैक्स 1963 में आया। तो विदाउट टैक्स की बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में, ओके, पहली तो बात बता दूं, एमएम अप्रोच इज रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई अप्रोच। चाहिए तो लिख देंगे, एमएम अप्रोच इज रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई अप्रोच। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई अप्रोच है, इसका मतलब यह है कि एनओआई अप्रोच ने जो बोला है वो सब ये एग्री करते हैं। मतलब क्या सर, ये एग्री करते हैं भाई साहब कि आपका जो केडी है वो नीचे कांस्टेंट है, आपका जो के है वो इंक्रीजिंग है और आपका केओ जो है वो कांस्टेंट है। एग्रीड, सब एग्री करते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसके अलावा एमएम अप्रोच बोलता है कि अगर कोई इन्वेस्टर, पहले तो ये बोलता है कि भाई दो कंपनीज जो है जिनका ईबीआईटी सेम है और उनका कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है, तो उनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए, ओके। होमोजेनस रिस्क क्लास वाली कंपनीज बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, होमोजेनस रिस्क क्लास वाली कंपनीज, इन कंपनीज का मार्केट प्राइस पर शेयर सेम होना चाहिए, राइट। होमोजेनस रिस्क क्लास क्या होता है सर, जब दो कंपनीज का ईबीआईटी सेम है और दो कंपनीज का कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है तो उसको बुलाते हैं आपकी होमोजेनस कंपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होना मतलब क्या सर, मतलब डेट इक्विटी का टोटल सेम होना, राइट। उसका कंपोजिशन सेम होना जरूरी नहीं है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेट इक्विटी के टोटल को सेम रखना है, ओके। तो ये जो है, ये अगर दो कंपनीज का 1 करोड़ कैपिटल है सपोज, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, और दोनों का ईबीआईटी जो है वो 20-20 लाख है, तो ऐसे केस में इन दो कंपनीज का मार्केट प्राइस पर शेयर जो होगा वो सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच। और एमएम अप्रोच बोलता है कि अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में शुरू हो जाएगा आर्बिट्रेज प्रोसेस और वो उसे सेम कर देगा, ओके। आई विल राइट फॉर यू, इफ two companies belong to same risk class, that is EBIT same, capital employed also same, then market price per share should also be same, market price per share should also be same। ये proposition number 1 है। अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि दो कंपनीज का ईबीआईटी सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, तो उनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम। बट प्रपोजिशन 2 होता है कि अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में आर्बिट्रेज प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाएगा और उससे वो सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम मतलब क्या सर, एमपीएस इज नॉट सेम, ओके, देन arbitrage process means what, buying and selling को बोलते हैं arbitrage process। buying and selling will make it सेम। तो बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाएगा भाई साहब और उसकी वजह से वो सेम हो जाएंगे। तो अगर कोई मोमेंट पर दो कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर सेम नहीं है तो बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगा। लोग ऑब्वियसली उसको बाय करेंगे जिसकी शेयर वैल्यू कम है और उसको सेल करेंगे जिसकी शेयर वैल्यू ज्यादा है। तो इमेजिन कीजिए जिसकी शेयर वैल्यू ज्यादा है उसको बेचेंगे तो शेयर वैल्यू कम होगी
जिसकी शेयर वैल्यू कम है उसको बाय करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों का प्राइस इक्वल ना हो जाए। ये था एमएम अप्रोच के दो प्रपोजिशन। अब दोस्तों इसके बेसिस पर आप ना इसके कुछ स्टेप को समझिए। पहले सबसे पहले आपको दो कंपनीज का डेटा दिया रहता है, उन दो कंपनीज का आपको निकालना होता है एनआई। मैं आपको लिख देता हूं स्टेप्स, ये सॉल्विंग के लिए है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेप्स अपन ने कभी लिखे नहीं थे, बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, सबसे पहले कंप्यूट एनआई फॉर बोथ कंपनीज। सेकेंडली केई गिवन होगा तो एनआई बाय केई करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो। कंप्यूट एस इज इक्वल टू एनआई बाय केई फॉर बोथ कंपनीज। एस आ गया। टेक वैल्यू ऑफ डेट डी, calculate, compute value of firm V for both companies। अब दोस्तों ये जो है इसमें हमको समझिएगा कि भाई साहब हमारे पास कौन सी कंपनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी कंपनी जिसकी वैल्यू कम है। दोस्तों अज्यूम करना होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो अज्यूम करना होता है दैट यू आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी विच इज हैविंग मोर वैल्यू। जिसका वी ज्यादा है ना उसमें आपका होल्डिंग है, और होल्डिंग परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए 10% अज्यूम करके सॉल्व करना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम 10% होल्डिंग इन कंपनी विथ हायर वैल्यू ऑफ फर्म, ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं दिया, इफ नथिंग गिवन, comma, assume 10% holding in company with higher value of firm V। जिसका V ज्यादा उसमें होल्डिंग करना है 10%। 10% होल्डिंग किस में रहेगा, मतलब शेयर्स में रहेगा कि डेट में रहेगा कि दोनों में रहेगा? सिर्फ शेयर्स में रहेगा। ओके तो अज्यूम 10% होल्डिंग इन कंपनी विथ हायर वैल्यू ऑफ फर्म बी। ये करके आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आप कौन सी कंपनी में होल्ड करते हो 10% शेयर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे? सेल द कंपनी शेयर जिसका आपके पास होल्डिंग है, एंड बाय द कंपनी शेयर्स जिसके आपके पास होल्डिंग नहीं है। राइट, इधर के शेयर्स बेचो, उधर शेयर्स बाय कर लो। अब इसके बाद के स्टेप्स डिपेंड करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेवर्ड टू अनलेवर्ड जा रहे हो या अनलेवर्ड टू लेवर्ड जा रहे हो, क्योंकि आपको पर्सनल बोरिंग करना है या लेंडिंग करना है, ये सब कुछ इसके बाद डिपेंड करता है। तो फॉर फर्दर स्टेप्स सॉल्व इन डिटेल द क्वेश्चनर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। इसके बाद फॉर फर्दर स्टेप्स solve question number 6, question number 7, question number 8 and question number 9 of questionnaire book। राइट दोस्तों, अगर क्वेश्चनर बुक के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना आपको बहुत एक्सटेंड तक आइडिया आ जाएगी कि आपको क्या करना होगा, कब करना होगा और क्यों करना होगा। डोंट वरी, इन सभी क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इन क्वेश्चंस को भी यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो देखते देखते आपका सब कुछ कवरेज हो जाएगा अच्छे से। आप सिर्फ मार्क करते जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो क्वेश्चन की लिंक आपको चाहिए वो क्वेश्चन की लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। इसमें आपको याद होगा 2 मेथड्स होते हैं, एक सरप्लस कैश और एक एंटायर अमाउंट इन्वेस्टमेंट। सरप्लस कैश ज्यादा इजी होता है, अगर कुछ नहीं बोला तो सरप्लस कैश यूज कीजिए। एंटायर अमाउंट इन्वेस्टमेंट जनरली ये लोग तब बोलते हैं जब ये लोग बोलते हैं शो इंक्रीज इन अर्निंग्स।
शो इंक्रीज इन अर्निंग्स, स्विचिंग के बाद इंक्रीज इन अर्निंग बताओ। अगर ये बोल रहे हैं इसका मतलब इंक्रीज इन अर्निंग तो तभी होगा जब हम एंटायर अमाउंट स्विच करेंगे। ओके, सो इस सभी के डिटेल्स और डिस्कशन के लिए आप क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 को जब देखोगे, अच्छे से मेरे साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चनर बुक वाला, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाएगा। ओके, अब एमएम अप्रोच विथ टैक्स विदाउट टैक्स के अंदर एक और फॉर्मूला भी है, जस्ट नोट दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर के अंडर एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। अगर एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स आप सॉल्व कर रहे हो तो इसके अंदर के का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो हमने ऊपर लिखा वही फॉर्मूला रहेगा। के इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस के डी इंटू डेट बाई इक्विटी। राइट दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको के निकालना है। इसके प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 एफएम क्वेश्चनर बुक। जहां जहां ब्लू पेन है समझ जाना, एफएम क्वेश्चनर बुक ही है। क्वेश्चन नंबर 14 एफएम क्वेश्चनर बुक का अगर आप देखोगे तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके मेरे साथ सॉल्व किए। ओके, डोंट वरी, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। अब बात करते हैं एमएम अप्रोच विथ टैक्स के बारे में। तो दोस्तों विथ टैक्स के अंदर आप सभी को पता है देयर आर 2 फॉर्मूलेस, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। विथ टैक्स के अंदर आपके पास है वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड? आपके कॉमन सेंस से भाई लेवर्ड फर्म का वैल्यू कभी भी अनलेवर्ड से ज्यादा रहेगा, बिकॉज लेवर्ड फर्म के अंदर डेट है, और अगर डेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मिल रहा है इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट का फायदा। जब इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट हर ईयर कम हो रहा है, और आने वाले कई सालों तक कम हो रहा है, इन्फिनिट ईयर्स तक कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली उन सभी सालों के इन्फिनिट ईयर्स के जो टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और उसको निकालने का सिंपल तरीका है दोस्तों डेट इंटू टैक्स रेट। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्ड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मुलेस बिकॉज वो हमने क्लास में बहुत किए। मैं अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं सब कुछ। डेट इंटू टैक्स रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। एक बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आ गया तो उसको आप वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म के साथ ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। ओके, तो ये था फॉर्मूला आपका वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। एंड अब बात करेंगे एक और फॉर्मूले की। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था, एंड अब फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, एंड फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो था के ऑफ गियर्ड फर्म का फॉर्मूला। के ऑफ गियर्ड फर्म, पहले याद दिया दूं आपको, गियर्ड फर्म क्या होता है भाई साहब? गियर्ड फर्म का मतलब वो फर्म होता है जिसमें डेट है। जिस गियरिंग का मतलब होता है एडिंग फिक्स्ड कमिटमेंट। जिस कैपिटल के साथ फिक्स कमिटमेंट आता है उसको गियरिंग आइटम बोलते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे कि डिबेंचर्स या डेट, ये सब गियरिंग आइटम्स है। नॉन गियरिंग आइटम कौन से होते हैं? जिसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं आता है, इट्स ओनली वन आइटम, दैट इज इक्विटी। ओके, तो के ऑफ गियर्ड फर्म को अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे के ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस, क्योंकि अनगियर्ड फर्म के के से ज्यादा होगा गियर्ड फर्म का के, क्योंकि आप फाइनेंशियल रिस्क ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाले गियर्ड फर्म में। ओके, तो के ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस के ऑफ अनगियर्ड फर्म माइनस के डी इंटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ये दोस्तों फॉर्मूला यहां पर सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन, ये वाला फॉर्मूला वैसे दिख रहा है, बट यहां पे डेट बाय इक्विटी था और यहां पर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी है। ये डेट का प्रोपोर्शन है, मतलब ये डेट बाय इक्विटी नहीं है, ये डेट का प्रोपोर्शन है, बिकॉज पूरे फंड्स के सामने डेट का पैसा कितना प्रोपोर्शन है वो देखा जा रहा है, और के ऑफ अनगियर्ड फर्म में से केडी माइनस करके उसको प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और के ऑफ अनगियर्ड फर्म के साथ ऐड किया जा रहा है।
क्योंकि अनगियर्ड फॉर्म का जितना के रहेगा उससे ज्यादा आपको के मिलेगा गियर्ड फॉर्म में, इस रीजन की वजह से। ओके, अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, वो हमने क्लास में बहुत देखा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, फॉर्मूले नोट कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा एक कॉमन क्वेश्चन के लिए हद तक प्रैक्टिस करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ क्वेश्चनर बुक सॉल्व कीजिए। एफएम क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप सॉल्व करोगे तो विथ टैक्स विदाउट टैक्स, दोनों भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करोगे मेरे साथ, राइट। अगर आपको नहीं समझे तो आप कोई बात नहीं, वीडियो देख सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। ओके, तो ये था आपका एमएम अप्रोच विथ टैक्स वाला लॉजिक। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर की, जिसके लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा पेज नंबर 1 पर, क्योंकि मुझे वहां पर एलडीआर मार्क करने आपके साथ। देखिए पेज नंबर 1, एक्सपेंशन और फंड रेजिंग क्वेश्चन। दोस्तों इनके तक सिर्फ आपको 3 गोल्डन रूल याद रखने और बस 3 गोल्डन रूल के बेसिस पर उसे सॉल्व करना है। ओके, पहला गोल्डन रूल नंबर 1 रहेगा, हमको देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। हमको पूछा जाता है कि कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी कहां से वो पैसा रेस करे, डेट से या इक्विटी से या प्रेफरेंस से या प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3, प्लान 1 प्लान 2, 2 प्लान भी हो सकते हैं, 3 प्लान भी हो सकते हैं, 4 प्लान भी हो सकते हैं। जब मैं प्लान बोलता हूं ना, तो जनरली दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी डेट प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। कोई मैंने से अ प्लान, तो प्लान कैन बी सपोज 10 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख रुपीज फ्रॉम डेट, 5 लाख रुपीज फ्रॉम इक्विटी। सेकंड प्लान कैन बी 5 लाख रुपीज फ्रॉम डेट एंड 5 लाख रुपीज फ्रॉम प्रेफरेंस। थर्ड प्लान कैन बी 7 लाख रुपीज फ्रॉम इक्विटी, 3 लाख रुपीज फ्रॉम डेट, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये अलग अलग प्लान होते हैं, तो हम एक्सपांशन के लिए उस प्लान को सिलेक्ट करते हैं जो इक्विटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर्स की है, they are the real owners of company, so of course we are going to select that plan which gives highest you can say perspective of equity investor। अगर इक्विटी इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव सोचकर प्लान एग्जीक्यूट किया जाए तो ऑब्वियसली कंपनी तो उनकी है, तो फायदा तो उनका ही देखा जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर हम सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे हमारे एफएम के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में। What is our long term objective of financial management? Wealth maximization। तो जिस प्लान में हमारी फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, हम उस प्लान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा गोल्डन रूल नंबर 1 बोलता है सिलेक्ट द प्लान विच गिव्स मैक्सिमम एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। बट मार्केट प्राइस पर शेयर पे अराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे अराइव किया जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर? मार्केट प्राइस पर शेयर इज नथिंग बट दोस्तों पी रेशियो के फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं हम लोग और बोलते हैं पी रेशियो इंटू ईपीएस। पी रेशियो इंटू ईपीएस कर दोगे तो एमपीएस मिल जाएगा, यस गाइस, और उससे आपका हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाला प्लान सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन ब्लू कलर से लिखा है, मतलब क्वेश्चनर बुक, ठीक है। इसका आइडिया रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद अगर आपको हाईएस्ट ईपीएस पे जाना है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगर हमारे पास पी रेशियो नहीं गिवन है, अगर दोस्तों पी रेशियो गिवन ही नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते सर, आगे कैसे बढ़ेंगे, पी रेशियो ही गिवन नहीं है। तो फिर पी रेशियो नहीं गिवन है तो एमपीएस नहीं आ सकता, मगर ईपीएस तो आ सकता है। तो हम ईपीएस के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अर्निंग पर शेयर ये भी तो इक्विटी शेयरहोल्डर पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। तो जहां पे अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है उस प्लान को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ईपीएस के लिए आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ईपीएस इज इक्वल टू एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। ईपीएस इज इक्वल टू एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपको हर एक प्लान का एनआई निकालना है, हर एक प्लान का नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है और उसके बेसिस पर ईपीएस निकालना है। जिस प्लान में ईपीएस सबसे ज्यादा होगा उससे सिलेक्ट करना होगा आपको। अगर ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए एज एलडीआर फ्रॉम योर क्वेश्चनर बुक। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर क्वेश्चनर बुक विल गिव यू वेरी फेयर आइडिया
ईपीएस हाईएस्ट कैसे निकलता है और प्लान कैसे सिलेक्ट होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पर आएगा हाईएस्ट आरओई। ये क्या है सर? आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है दोस्तों बताइए? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है एनआई डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। एनआई डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100 जब कर लोगे तो आरओई मिल जाएगा, और जिस प्लान में आरओई सबसे ज्यादा है ना उस प्लान को हम सिलेक्ट करेंगे। दैट्स हाईएस्ट आरओई। ओके, तो 3 गोल्डन रूल, हाईएस्ट एमपीएस, हाईएस्ट ईपीएस, हाईएस्ट आरओई, तीनों भी इक्विटी शेयरहोल्डर्स पर्सपेक्टिव से निकाला हुआ है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखा हुआ है, बाद में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा हुआ है, और बाद में ओवरऑल रिटर्न देखा गया है इक्विटी इन्वेस्टर्स का। तीनों भी पार्ट इक्विटी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी। ओके, तो आपको अगर ये ट्राई करना है तो रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हो आप। रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हो आप। अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्रीन पेन से लिखा मतलब रेगुलर नोट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर आपको आरओई कैसे कैलकुलेट करना है और प्लान सिलेक्ट कैसे करना है वो समझ जाएगा, और हम आरओई के ऊपर क्यों जा रहे हैं वो भी समझ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं दिए और पी रेशियो भी नहीं दिया है, तो हम एमपीएस पे तो जा ही नहीं सकते। पी रेशियो नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, इसलिए आप ईपीएस भी नहीं निकाल सकते हो। तो आपको निकालना पड़ेगा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको कवर कर लेते पहले नीचे जाके। एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस, ये देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है किसी कंपनी का, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप देख सकते हो 100 रुपीज मेरे एसेट साइड है, जो मैंने इन्वेस्ट किए 16% से, इसलिए मेरी कंपनी का ईबीआईटी आ रहा है 16 रुपीज का, राइट। 100% 100 रुपीज जो है उस पर अगर आप 16% अर्न करोगे रिटर्न, तो आपका ईबीआईटी आएगा 16 रुपीज का। You have deployed 100 rupees in your business at 16% rate of interest. You are earning 16 rupees as your EBIT. आखिर ये 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट हुए मतलब ये कहीं ना कहीं से आए रहेंगे। तो कहां से आए? इक्विटी शेयर कैपिटल से 40 रुपीज आए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 20 रुपीज आए, और डेट एट 10% से 40 रुपीज आए। 40 plus 40 plus 20, that's 100 total to the liability side and 100 total to the asset side. That 100 rupees we have deployed in the business, we are earning a return of 16%, that is 16 rupees EBIT, right? ये अभी तक का एग्जिस्टिंग सिचुएशन है दोस्तों। जब हम बोलते हैं एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस कंपनी को अब और पैसों की जरूरत है और कंपनी रेज करना चाहती है 50 रुपीज, तो अब हो जाएगा 150 रुपीज, राइट। बात तो सिंपल है कि अगर इस पर भी सेम रेट अर्न करना है 16% का, तो भाई साहब 16% ऑन 150 which comes to EBIT of 24 रुपीज, करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेम अगर रिटर्न बोला या नहीं बोला तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा वी आर अर्निंग द सेम रेट ऑफ रिटर्न। एंड फिर हम 100 पे 16% अर्न कर रहे थे, 16 का EBIT था। अब 150 पर 16% अर्न करेंगे तो 24 का EBIT आ जाएगा। इसे हम बुलाएंगे EBIT आफ्टर एक्सपेंशन। क्या बुलाएंगे इसे? EBIT आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद का EBIT। तो ये तो समझ गया सर कैसे निकालते हैं। कभी कभी सी अंडरस्टैंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सिचुएशंस, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वॉट एवर यू आर अर्निंग 2% वी विल अर्न मोर हियर। अब ऐसा बोल दिया 2% एक्स्ट्रा आएगा तो 150 पे 2% लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन के बाद 2% एक्स्ट्रा कमाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 150 पर 2% एक्स्ट्रा ले लो, 18% ले लो और उसके हिसाब से EBIT निकाल लो। तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पे, बट नॉर्मली जो होता है मैंने वो दिखाया आपको। अब दोस्तों ये जो 50 रुपीज हमने रेज किए ना, ये 50 रुपीज कहीं ना कहीं से तो आए रहेंगे लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हो सकता है कि 50 रुपीज में से 25 रुपीज इक्विटी में से आए और 25 रुपीज जो है वो डेट पे से आए। पॉसिबल ना, डेट से 25, इक्विटी से 25। तो अगर क्वेश्चन ये है कि डेट से अगर 25 रेज किया तो कितने रेट से रेज किया, राइट। एंड इक्विटी से अगर 25 रेज किया तो भाई साहब ये 25 जो रेज हुए हैं, यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो 25 रेज हुआ है वो पर शेयर कितने में बेच के रेज हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने पड़े फॉर रेजिंग 25। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहां पर ऑलवेज रिमेंबर
ऑलवेज इशू न्यू शेयर्स एट, क्या लगता है आपको, फेस वैल्यू पे इशू किया जाएगा न्यू शेयर या मार्केट प्राइस पर शेयर पे इशू किया जाएगा? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पर शेयर इज इशूड एट 15 रुपीज तो 15 रुपीज ले लो, बट अगर क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू 10 है और मार्केट प्राइस 25 है और इशू प्राइस कहीं बोला नहीं है कितने में इशू हुआ है, तो हमें ऑब्वियसली अज्यूम करना पड़ेगा कि न्यू शेयर्स आर इशूड एट मार्केट प्राइस पर शेयर. So always issue new shares at market price per share, not at face value. अगर मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू पे जाओ, अदरवाइज तो भैया सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया है क्या कितने पे इशू हुआ वो देखो, नहीं दिया रहेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर पे इशू करो, और अगर वो भी नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू पे आ जाओ. ओके, अब बात करेंगे डेट के बारे में. तो न्यू डेट कितने रेट पर रहेगा? सपोज न्यू डेट का रेट रहेगा 12%, तो 25 पे 12%, 3 रुपीज का इंटरेस्ट, और 40 जो एग्जिस्टिंग था उस पे तो 10% का ही रहेगा, क्योंकि 10% से 40 रेज हुआ है, तो 40 पे 10% इज 4 एंड 25 पे 12% इज 3, तो 3 और 4 दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट 7 का हो जाएगा. आप समझ रहे हो बात को? अब सोचो दोस्तों कि एक्सपांशन के बाद क्या होगा. एक्सपांशन के बाद एक आप ऐसा स्टेटमेंट बनाओगे, सपोज देयर आर 2 प्लान्स, प्लान 1, प्लान 2. अभी जो मैं समझा रहा था वो तो एक ही प्लान था, वो तो मैंने एक ही सिचुएशन दिखाया. 25 रुपए इक्विटी से रेज हुआ है, 25 रुपए डेट से रेज हुआ है. इक्विटी जो है वो मार्केट प्राइस पे इशू हुआ है, मार्केट प्राइस सपोज 25 रुपया रहेगा, एग्जांपल था ये सब कुछ. एंड डेट जो है वो 25 का रेज हुआ है, वो 12% से रेज हुआ है. ओके, तो ये एक ही प्लान था. सपोज दूसरा प्लान भी रहेगा इसके वर्सेस कि भाई आपने ये जो 50 रुपीज रेज किया, एडिशनल 50 रुपीज, इसके लिए आपके पास प्लान 2 बोलता है कि 25 इक्विटी से रेज हुए और 25 प्रेफरेंस से रेज हुए. पॉसिबल? तो ये क्या बन गया मेरे लिए? प्लान 2. तो यहां पर ये जो डेटा है ये प्लान 2 का डेटा है, ये जो डेटा है ये प्लान 1 का डेटा है. तो देयर आर 2 प्लान्स, प्लान 1, प्लान 2. अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कितने रेट के थे ओल्ड वाले, और नए वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कितने रेट के रहेंगे. डिविडेंड हर एक का सेम रहना जरूरी नहीं है. एंड इक्विटी वापस से जो प्लान 1 में इशू हुआ है वो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पर शेयर पे इशू हुआ है. बट आप प्लान 1 के साथ आगे बढ़ो या प्लान 2 के साथ आगे बढ़ो, फर्म के पास पैसा कितना आया? 150 आया, और 150 पे फर्म ने अर्न किया 16% से 24 का ईबीआईटी. एग्जांपल है ये सब कुछ. ओके, तो आपको दोनों प्लान में क्या करना पड़ता है? शुरुआत करना पड़ता है ईबीआईटी से, माइनस करना होता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में 2 पार्ट आते हैं, एक एक्सिस्टिंग डेट पर इंटरेस्ट लेना पड़ता है आपको, और एक प्रपोज्ड डेट पर इंटरेस्ट लेना पड़ता है आपको. फिर आपको मिलता है आपका ईबीटी, जिस पर आप पे कर देते हो टैक्स. फिर आपको मिलता है ईएटी, इसमें से आप भर देते हो प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड भी 2 पार्ट रहेंगे, एक एग्जिस्टिंग रहेगा और एक प्रपोज्ड रहेगा. एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रहता है वो एग्जिस्टिंग रेट से रहेगा. प्रपोज प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे तो प्रपोज प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को देखकर अच्छे से वो लेना पड़ेगा आपको, राइट. एंड फिर मिलेगा आपको आपका एनआई. दोनों प्लान में, दोनों प्लान के नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने पड़ेंगे आपको. इसके अंदर भी आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ शेयर्स में एग्जिस्टिंग भी आएगा और प्रपोज्ड भी आएगा. एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड दोनों आएंगे. एंड यहां पर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो खैर क्वेश्चन में दिया रहेगा. प्रपोज नंबर ऑफ शेयर्स के वक्त आपको ध्यान देना है मार्केट प्राइस पर शेयर पे इशू करना है शेयर्स को. फेस वैल्यू पर मत इशू करना, मार्केट प्राइस पर शेयर पे इशू करना. अगर उन्होंने बोला इशूड एट, सपोज 25 का मार्केट वैल्यू था बट इन्होंने बोला इशूड एट 23, तो ऑफकोर्स 23 लेना पड़ेगा आपको. ओके, तो प्रपोज नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए. इसके बाद आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. अब दोस्तों आपको मिलेगा आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, which will be nothing but this NI divided by this total number of shares, that will give you your EPS.
एक बार ईपीएस आ गया तो क्वेश्चन में देखना है पी रेशियो दिया है क्या। अगर पी रेशियो गिवन रहेगा वेरी गुड, फिर तो आपको डायरेक्टली गोल्डन रूल नंबर 1 यूज करना है और एमपीएस पर पहुंचना है। एमपीएस के लिए आप क्या करोगे, इस पी रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे ईपीएस के साथ, राइट। कौन से प्लान में कितना पी रेशियो लेना है वो क्वेश्चन में देखकर डिसाइड होता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों आपको प्लान 1 प्लान 2 सॉल्व करना होता है इस तरीके से। और जिस किसी प्लान में हाईएस्ट एमपीएस आता है ना, हम उस प्लान को सिलेक्ट करते हैं। जिस किसी प्लान में, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट एमपीएस आता है, हम उस प्लान को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपको दोनों प्लान का क्या करना है, एमपीएस निकालना है और आगे बढ़ना है। ये था आपका गोल्डन रूल नंबर 1 वाला लॉजिक। गोल्डन रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर आपके पास पी रेशियो नहीं गिवन है तो ये नहीं आ सकता, तो इस पर आ जाओ, ईपीएस जिसके अंदर हाईएस्ट है वो निकाल लो। और गोल्डन रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर आपके पास पी रेशियो भी नहीं गिवन है, ईपीएस पे भी नहीं आ सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है आपके पास। अब क्या करोगे, एनआई तक पहुंच चुके हो, एनआई को कंपेयर कर लो इक्विटी के साथ, एनआई डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100, आरओई निकाल लो और उसके बेसिस पर प्लान 1 या प्लान 2 सिलेक्ट कर लो। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल लॉजिक जो हमने डिस्कस किया अभी। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस। गोल्डन रूल नंबर 1 के हिसाब से मैं यहां पर चीजें को रख रहा हूं। ओके, तो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होते हैं दोस्तों। आपको एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन पे एलडीआर चाहिए, तो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस में से मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, फिर भी लिख के दे रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चनर बुक का, एंड रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8। ये एमपीएस, सॉरी, ये एमपीएस के बारे में है, ये ईपीएस के बारे में है, और लास्ट वाला जो है रेगुलर नोट्स वाला, ये आपके आरओई वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपको जो मैंने ऊपर बताया है ये सब कुछ अच्छे से स्टडी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएगी। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट, बट उसके लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मैं एक जगह आपको सभी एलडीआर मार्क करके देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट एंड डोमिनेंस बिटवीन डिफरेंट प्लान। दोस्तों यहां पर ना ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको अलग अलग प्लान दिए जाते हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, तीनों का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला जाता है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोला जाता है, और डोमिनेंस भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लान कब बेहतर है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है तो अपने रेगुलर नोट्स में क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 रेगुलर नोट्स वाला क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं मेन डिस्कशन ऑफ दिस कंसेप्ट पर। दोस्तों फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट समझिए। सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक के पार्ट को ऑपरेटिंग पार्ट बोलते हैं, ईबीआईटी से लेकर ईपीएस तक के पार्ट को फाइनेंशियल पार्ट बोलते हैं। तो पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज सच अ लेवल ऑफ सेल्स। भैया ऐसा कौन सा सेल्स लेवल है जिस पर ये 0 है, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स है जिस पे ईबीआईटी 0 है, आप उसको बोलते हो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सच अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज 0। आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू। Such a level of sales at which EBIT is 0. ओके, जिस सेल्स लेवल पर EBIT 0 होता है उसको हम बुलाते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ये आप कॉस्टिंग में सीख चुके हो। अब सेम चीज एफएम में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से आ रही है। यहां पर हम बोलेंगे ऐसा कौन सा लेवल ऑफ EBIT है जहां पर ये EPS 0 है, मतलब NI भी 0 है। अब ईपीएस 0 है तो एनआई तो 0 ही रहेगा ना, एनआई 0 रहेगा तभी तो ईपीएस 0 आएगा। यस, तो ऐसा कौन सा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर ईपीएस या एनआई 0 आएगा, उसे बुलाते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब इस ईबीआईटी में से मेनली हमें 2 चीजें पे करना है, एक इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि वो फिक्स कमिटमेंट है, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है क्योंकि वो भी फिक्स कमिटमेंट है। ओके, तो इसका मतलब इंटरेस्ट को पे करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना है। बट दोस्तों उसके बाद का फिगर 0 चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना है तो क्या हमें टैक्स भरना जरूरी है? यस दोस्तों, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स आइटम है, तो पहले भरना पड़ेगा टैक्स, फिर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला,
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट भरो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी भरो, बट प्रेफरेंस डिविडेंड को बना दो बिफोर टैक्स। किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाना होगा तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स करना पड़ता है, तो हमने इसको डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स किया। बट प्रेफरेंस डिविडेंड को ही डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स क्यों किया सर? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए पहले भरना पड़ता है टैक्स, तो हमने बना दिया प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। आपको ये लॉजिक याद ही होगा, हमने लेवरेज में डिस्कस किया था। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना होगा तो इंटू 1 माइनस टैक्स, किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाना होगा तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। सिंपल लॉजिक। ओके, तो ये हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है डायरेक्टली। आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को एक और तरीके से निकाल सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा लेट द ईबीआईटी बी एक्स at which EPS is 0. Okay, let the EBIT be x at which EPS is 0. अब हम बोलेंगे x माइनस इंटरेस्ट, EBIT को अगर मैं x अज्यूम कर रहा हूं और x माइनस इंटरेस्ट कर रहा हूं मतलब EBIT माइनस इंटरेस्ट कर रहा हूं, तो ये ब्रैकेट क्या है? EBIT माइनस इंटरेस्ट मतलब EBT है ये ब्रैकेट। इस EBT को अगर आफ्टर टैक्स बनाना होगा तो इसको इंटू 1 माइनस टैक्स करना होगा, तो ये बन जाएगा आफ्टर टैक्स। EBT को अगर मैं आफ्टर टैक्स बना रहा हूं मतलब EAT आ गया। अब इस EAT में से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये NI आ गया। सीधा सीधा इस NI को इज इक्वल टू 0 बोलकर आंसर सॉल्व कर सकते हो, या तो इस NI को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लीजिए, इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, मतलब ईपीएस इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं मैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इसको हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं ईबीआईटी को, माइनस इंटरेस्ट कर रहे ईबीटी आएगा, वो ब्रैकेट जो था वो ये था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसको इंटू 1 माइनस टैक्स कर दिया मतलब डायरेक्टली हम ईएटी पर आ गए, और उस ईएटी में से माइनस पीडी कर दिया मतलब हम एनआई पर आ गए, और उस एनआई को हम 0 बोल रहे हैं, या तो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके 0 बोल रहे हैं, मतलब ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया दोस्तों। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए, या तो इस एक्स को अज्यूम कर ईबीआईटी को एक्स अज्यूम कर सॉल्व कीजिए, आपको आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। राइट, अब बात करेंगे इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या दोस्तों? दो प्लान होते हैं, प्लान ए प्लान बी, दोनों का कंपोजिशन अलग हो सकता है, एक डेट प्लान हो सकता है, एक इक्विटी प्लान हो सकता है, इसका डेट इक्विटी मिक्स अलग हो सकता है, उसका डेट इक्विटी मिक्स अलग हो सकता है, एक डेट इक्विटी हो सकता है, एक डेट प्रेफरेंस हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि प्लान ए क्या दिया और प्लान बी क्या दिया। ओके, जनरली ये लोग इक्विटी प्लान देते, प्रेफरेंस देते और डेट वाला प्लान देते, ठीक है। तो प्लान ए प्लान बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या? एक ऐसा लेवल ऑफ यू कैन से ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम। मुझे बोलो, अगर मैं प्लान ए प्लान बी में इंडिफरेंट ढूंढ रहा हूं, इंडिफरेंस हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे प्लान ए दे दो या प्लान बी दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दोस्तों वो तभी होगा ना जब मैं इन दोनों प्लान का ईबीआईटी सेम रखूंगा और इन दोनों प्लान से मिलने वाला ईपीएस जो है वो भी सेम है। तो स्टार्ट पॉइंट सेम, एंड पॉइंट सेम, मुझे क्या ही फर्क गिरेगा? मुझे प्लान ए दे दो या मुझे प्लान बी दे दो। लेट द ईबीआईटी बी एक्स एट विच ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम। इसका मतलब इंडिफरेंस पॉइंट कभी भी दो प्लान्स के बीच निकलता है। तो दो प्लान्स के बीच इंडिफरेंस पॉइंट तभी निकलेगा जब दोनों प्लान का ईबीआईटी आप एक्स अज्यूम कर लेते हो और एंड तक सॉल्व करके दोनों का ईपीएस इक्वल रख देते हो। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो आपका एक्स का आंसर आता है, वो आपका ईबीआईटी रहता है, और वो ईबीआईटी लेवल ही हमारा इंडिफरेंस पॉइंट होता है। दो प्लान्स का इंटरेस्ट सेम नहीं होगा, दो प्लान का टैक्स सेम नहीं होगा, दो प्लान का प्रेफरेंस डिविडेंड सेम नहीं होगा, मगर दो प्लान का स्टार्ट पॉइंट ईबीआईटी सेम है और एंड पॉइंट ईपीएस सेम है, तो मुझे क्या फर्क गिरेगा? मेरे को प्लान ए दे दो या प्लान बी दे दो। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। ओके, तो हम सेम चीज बोलेंगे, लेट द ईबीआईटी बी एक्स, बट इस बार हम ये नहीं बोलेंगे कि एट विच ईपीएस इज 0, हम बोलेंगे एट विच ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम।
ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम बोल रहे हैं हम लोग। लेट द ईबीआईटी बी एक्स एट विच ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम। तो दोस्तों ये मेरा एक ईपीएस है एक्स के साथ, इसको मुझे जीरो तो अज्यूम नहीं करना है, तो जीरो को मैं हटा देता हूं। इसको मैं बुलाऊंगा मेरा प्लान ए का ईपीएस। इसी के जैसे मैं प्लान बी का ईपीएस बना दूंगा एक्स के साथ। और दोस्तों जैसे एक्स के साथ ये प्लान का ईपीएस निकाला है, वैसे ही इधर भी प्लान बी का एक्स के साथ ईपीएस निकल सकता है। प्लान ए का इंटरेस्ट अलग रहेगा, प्लान बी का इंटरेस्ट अलग रहेगा, प्लान ए का प्रेफरेंस डिविडेंड अलग रहेगा, बी का अलग रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स प्लान ए के अलग रहेंगे, बी के अलग रहेंगे। बट दोस्तों दोनों का ईबीआईटी एक्स लिया अपन ने और दोनों को ईपीएस सेम रख रहे हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, उसको हम बुलाएंगे इंडिफरेंस पॉइंट, उसको हम बुलाएंगे इंडिफरेंस पॉइंट। यस दोस्तों, तो इस तरीके से आप ना इन दोनों प्लान्स का इंडिफरेंस पॉइंट निकालकर सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। और आपको क्या होगा, इन दोनों प्लान का क्या मिल जाएगा इससे, इन दोनों प्लान का आपको इंडिफरेंस पॉइंट मिल जाएगा इससे। ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये लॉजिक होता है आपका इंडिफरेंस पॉइंट का अंडर टू प्लान्स। ओके, अब डोमिनेंस की बात करेंगे, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। डोमिनेंस मतलब क्या, कौन सा प्लान किस ईबीआईटी रेंज में बेहतर है, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। तो डोमिनेंस के लिए आपको कुछ स्टेप्स में बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, प्लॉट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सपोज एक प्लान का रहेगा इधर, दूसरे का रहेगा इधर, और तीसरे का रहेगा इधर। ये ईबीआईटी लेवल पर देखो, ये ईबीआईटी है और वो ईपीएस है। ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सच ए लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो, दैट गिव्स मी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर ना। तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लॉट किया पहले, सबसे पहले मैंने तीनों प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लॉट किया है। अब क्या होगा दोस्तों, तीनों प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपको इन तीनों का प्रॉपर एक काम कर लेते, इस स्टेप्स को थोड़ा नीचे ले लेते, हाँ, और ये नेगेटिव तक जाने देते ताकि आपको और बेहतर समझेगा। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए अभी तीन मैंने प्लॉट कर दिए रैंडम पॉइंट्स। लेट से ये रहेगा 1 लाख का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहेगा 2.5 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट, और ये रहेगा 3.5 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया मैंने। जनरली जो कम ब्रेक इवन पॉइंट है वो इक्विटी का होता है, और आगे डेट और लास्ट में प्रेफरेंस का होता है जनरली। ओके, अब दोस्तों याद रखिए, हर बार ऐसा होगा कि एक लाइन फ्लैटर्ड आएगी इक्विटी वाली। ओके, जनरली ये इक्विटी प्लान होता है जो फ्लैटर्ड होता है, और ये डेट प्लान होता है जो ऑब्वियसली थोड़ा स्टीपर होता है। मुझे सिर्फ ध्यान देना होता है कुछ चीजों का, जैसे कि मैं जब ये पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, मुझे इंश्योर करना है कि ये पॉइंट्स बराबर इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। मुझे उनको इंटरसेक्ट वहां करवाना है जहां पे उनका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट है। क्या है उनका इंडिफरेंस पॉइंट है। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये मेरा डेट प्लान हो सकता है। ओके, थोड़ा इंटरसेक्शन का पार्ट साइड में रख देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये नीचे से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव ईपीएस है। ये नीचे से इसलिए शुरू हुआ है बिकॉज ये नेगेटिव ईपीएस है पूरा। इन ईपीएस पे मतलब अगर प्लान डेट की बात करूं मैं, तो 2.5 लाख 2,50,000 के पहले मेरा अगर ईबीआईटी रह सकता है 2 लाख, 1,80,000, 1,50,000, 1 लाख, उन सभी रेंज में मेरा ईपीएस नेगेटिव है। डॉट 2,50,000 पे मेरा ईपीएस जो है वो जीरो है, एंड 2,50,000 के आगे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इन सभी में मेरा ईपीएस पॉजिटिव है। ओके, सो दैट शोज मी माई नेगेटिव ईपीएस। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन की बात करूं अभी,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इधर हुआ है, मतलब इन दोनों प्लान का ईबीआईटी सेम है और उन दोनों प्लान पे ईपीएस भी सेम है। अरे ईबीआईटी सेम और ईपीएस सेम को हमने अभी अभी क्या बोला था, इंडिफरेंस पॉइंट बोला था। तो ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट है। सपोज ये इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 5 लाख लेवल पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट एंड इक्विटी का प्लान 1 प्लान 2 का इंडिफरेंस पॉइंट 5 लाख ईपीएस पर, ईबीआईटी पर 5 लाख ईबीआईटी रहेगा दोनों प्लान में, तो दोनों प्लान का ईपीएस जो भी आएगा पता नहीं कितना आएगा बट सेम आएगा, क्योंकि देखिए दोनों प्लान का ईबीआईटी सेम है। दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, ईबीआईटी सेम है 5 लाख, मगर वाई एक्सिस पे तो ईपीएस लिखा हुआ है, तो दोनों प्लान का ईपीएस भी सेम है, पता नहीं कितना बट सेम। इसी को तो इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं ना। तो अपन ने ये दोनों का इंटरसेक्शन डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन कि वो इंटरसेक्ट कहां हो रहे। बस इंश्योर करना है आपको इंटरसेक्शन जो है वो बराबर उसी लेवल पे होना चाहिए जहां पे उनका इंडिफरेंस पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद आपको थर्ड प्लान ड्रॉ करना है। थर्ड प्लान जो रहेगा वो प्रेफरेंस प्लान रहेगा। प्रेफरेंस प्लान देखो मैंने बराबर 3.5 लाख पर क्रॉस किया, कैन यू सी 3,50,000 पर आप देख सकते हो, इसको बराबर मैंने क्रॉस किया। इसका मतलब इस थर्ड प्लान में जब ईबीआईटी 3,50,000 है तो ईपीएस कितना है, कितना है बोलो। ईबीआईटी अगर 3,50,000 है थर्ड प्लान में तो उसका ईपीएस देखो सीधा 0 है, दिख रहा है आपको। इस थर्ड प्लान में ये 3,50,000 है तो ये ईपीएस 0 है। यस, ओके। अब दोस्तों इसको ड्रॉ करने के वक्त इसको नाम दे देंगे प्रेफरेंस प्लान। इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस प्लान। ठीक है, प्रेफरेंस प्लान और इक्विटी प्लान का इंटरसेक्शन यहां पर हुआ। फिर से इसको बुलाएंगे इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि सेम ईबीआईटी एंड ईपीएस भी देखो सेम, इसी को तो इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और वो रह सकता है, सपोज क्वेश्चन में दिया रहेगा 8 लाख पर, तो 8 लाख, इसको नाम दे देंगे 8 लाख फिर। ओके, अब इस तरीके से हमने एक बार अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो इंश्योर करना है हर बार जो मैंने ड्रॉ किया एग्जांपल ऐसा ही होगा। इक्विटी फ्लैटेड आएगा, डेट एंड प्रेफरेंस स्टीपर आएंगे और पैरेलल टू ईच अदर आएंगे। देखो डेट एंड प्रेफरेंस पैरेलल टू ईच अदर है, क्यों पैरेलल टू ईच अदर है सर, क्योंकि इन दोनों प्लान्स के बीच कभी इंडिफरेंस पॉइंट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि डेट पर मिलता है टैक्स शील्ड और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए पहले पे करना पड़ता है टैक्स। ये दोनों एक दूसरे के कितने अपोजिट है। डेट इंटरेस्ट पे किया टैक्स शील्ड मिला, मतलब टैक्स कम हुआ उसकी वजह से। बट प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ रहा है तो उसके लिए पहले अर्न करना पड़ रहा है ज्यादा इनकम, जिसमें से भरना पड़ रहा है टैक्स और फिर भरना पड़ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई टैक्स डिडक्शन टैक्स शील्ड नहीं मिल रहा है। तो दे आर बोथ अपोजिट ऑफ ईच अदर, इसलिए कभी भी डेट और प्रेफरेंस में आपको कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब डेट और प्रेफरेंस वाला प्लान कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं होगा। बट इक्विटी वाला जो प्लान है वो डेट वाले के साथ भी इंटरसेक्ट होगा और प्रेफरेंस वाले के साथ भी इंटरसेक्ट होगा, और जैसे मैंने अभी दिखाया आपको वैसे टाइप में होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स जो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स, वो कैसे आ रहे हैं उसके बेसिस पर पूरा डायग्राम सेट हो जाता है। ओके, इक्विटी लाइन फ्लैटेड रहेगा, डेट और प्रेफरेंस लाइन स्टीपर टू ईच अदर रहेंगे। लिख लो चाहिए तो, इक्विटी लाइन फ्लैटेड, डेट एंड प्रेफरेंस स्टीपर एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स, उसके बाद हमने क्या किया, इक्विटी प्लान फ्लैटेड ड्रॉ किया, डेट एंड प्रेफरेंस प्लान स्टीपर ड्रॉ किया एंड पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ किया। स्टीपर ड्रॉ किया एंड पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ किया। एंड इसके बाद दोस्तों इंटरसेक्शन जो है इक्विटी एंड डेट का होगा, एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस का होगा। बट नो इंटरसेक्शन between debt and preference. No intersection between debt and preference.
ऐसा होता है दोस्तों कि डेट एंड प्रेफरेंस प्लान जो है ये एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट होते नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल कि इन दोनों के बीच कभी इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं होता। ओके, हर बार होगा क्या सर? ये बिल्कुल हर बार होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है, रेगुलर बैच में भी बहुत बार डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये ओवरऑल आपका डोमिनेंस वाला पार्ट था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वाला पार्ट था, इंडिफरेंस पॉइंट वाला पार्ट था। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो रेगुलर नोट्स में चाहिए। देखिए ग्रीन कलर मतलब रेगुलर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका एलडीआर रहेगा। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सब चीजें दी है दोस्तों। तो ये है आपका दी एंड फॉर व्हाट? दी एंड फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का जो पार्ट था ये यहां पर खत्म होता है। ओके, आई होप यू लाइक्ड द होल डिस्कशन। ऐसी सेम डिस्कशन के लिए हम मिलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर उसके लिए भी सेम टाइप का एक रिवीजन वीडियो होगा। दोस्तों कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस देख सकते हो। और भी रिवीजन बैचेस, उम्मीद बैच है, आरआर बैच है जो मेरे चैनल पर है, उम्मीद बैच, आरआर बैच जो है वो भी स्मार्ट के चैनल पे, ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छे से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल डिस्कशन के बाद में और किसी चीज की जरूरत है। आप बस ये कॉन्सेप्ट्स और इनके एलडीआर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, सी यू।